गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे डायरेक्शन एंगल्स की एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर की। अब वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको के मुकम्मल बयान करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड विद यूनिट्स और इसके साथ साथ जो है वो डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। मतलब अगर हम डायरेक्शन नहीं बताते तो वो क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो मुकम्मल बयान नहीं होती। ठीक है, जैसे अगर ये एक बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई उड़ रही है, इसकी एक पोजीशन है, ठीक है, इस खास पोजीशन पर है ये, तो वो कुछ एंगल बना रही है, ठीक है, हर एक्सिस के साथ। मतलब एक स्पेस में है, एक हवा में, एक 3D सिस्टम में है वो, ठीक है। तो फिर जाहिर बात है एक ऑब्जर्वर जो कि इस पोजीशन पर है, वो अगर इस तितली को देखता है तो इसको, इसके हर एक्सिस के साथ इसने कुछ कुछ एंगल्स बनाए हुए हैं। वो एंगल्स जो है उनको हम कहेंगे डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। और अगर उन्हीं डायरेक्शन एंगल्स के ऊपर मैं कोसाइन फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो वो मेरा डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा। ठीक है, चले मैं अब इस बात को जरा एक्सप्लेन करता हूँ। ये फर्ज करें ये ए पोजीशन पे है बटरफ्लाई, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस है हमारा, एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रही है बटरफ्लाई, ये फर्ज कर लें अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। वाई एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रही है ये फर्ज कर लें बीटा है, ठीक है। और जो जी एक्सिस है इसके साथ ये जो एंगल बना रही है ये है फर्ज कर लें गैमा। तो ये है जी हमारे डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। अब जो डायरेक्शन एंगल्स होते हैं वो जीरो भी हो सकता है और मैक्सिमम 180 तक भी हो सकता है, ठीक है, जिसको मैं पाई भी कह सकता हूँ, ठीक है। पाई रेडियंस में पाई के इक्वल होता है। इस तरह जो बीटा एंगल है ये भी हमारा पाई के इक्वल भी हो सकता है, उससे लेस भी हो सकता है, और जीरो के इक्वल भी, जीरो से ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। इसी तरह जो गैमा एंगल है वो भी इसी तरह से पाई से लेस या इक्वल और जीरो से ग्रेटर और उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है जी। अब हम ये बात करते हैं कि अगर फर्ज करें एक खास पॉइंट पे मैंने एक बर्ड, एक ऑब्जेक्ट को, एक परिंदे को, एक तितली को मैंने देखा, ठीक है, तो ये कुछ एंगल्स बना रही है, डायरेक्शन एंगल्स बना रही है। अब मैंने ये जो पॉइंट ए पे इसके पोजीशन है, इसके जो डायरेक्शन नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, एक्स वाई जी होंगे, जिनको हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स भी कहते हैं। और इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई जी, ठीक है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी डायरेक्शन नंबर्स ही कहलाते हैं, ठीक है, या डायरेक्शन रेशियोज भी इनको कहते हैं। अब ये जो हमारे पास डायरेक्शन नंबर्स आए हुए हैं इनकी वैल्यू तो चले हम फाइंड कर ही लेंगे यहाँ से। अब हम फिलहाल बात करें कि डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं, जो मेरा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा, परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा जो कि मेरा इधर आकर एक्स वाई प्लेन के ऊपर हिट करेगा, ठीक है। मैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर थ्रो कर दूंगा, ये वो मेरा पॉइंट है, मतलब कि जो कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर 90 का एंगल बना रहा है। एक्स वाई प्लेन के ऊपर क्या कर रहा है जी, ये 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि मैं ये परपेंडिकुलर इस तरह से शो करूँ, ठीक है। बज़ाहिर आपको लग रहा होगा शायद परपेंडिकुलर इस तरह से आए, क्योंकि मैंने रोटेट किया हुआ थोड़ा एक्सिस को। मतलब हो सकता है कि आप कहें कि जी परपेंडिकुलर तो इस तरह आना चाहिए था, ठीक है, परपेंडिकुलर का तो इस तरह आना चाहिए था, अब ये 90 का शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन जिस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, देखें, ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस के लिए भी और वाई एक्सिस दोनों के लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखें यहाँ से अगर आप देखें तो 90 का एंगल इस तरह से आपको नजर आएगा बनता हुआ वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। तो हम जब परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे, चूंकि जो हमारा ये जी एक्सिस होता है ये दोनों एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होता है, तो मैं इसको रेफरेंस ले रहा हूँ कि मैं इसके पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये लाइन और ये मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि जो परपेंडिकुलर है हमारा वो वाकई मतलब जिस तरह की फिगर की मैं बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से वो परपेंडिकुलर बज़ाहिर नजर भी आए, ठीक है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हमने थ्रो कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं जी, एक्स वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं। मतलब अगर एक पॉइंट इस जगह पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसने एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस तय किया हुआ, मतलब जीरो से लेकर इस एस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ये एक्स कोऑर्डिनेट है इसका, ठीक है। और यहीं से मैं अगर वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो कर देता हूँ, ठीक है, तो ये जो मेरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर इस बी पॉइंट तक बनेगा ये वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ठीक है। तो देखें अब जो हमारे पास ये जो हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, ओ ए वेक्टर है, इसकी अगर आप मैग्नीट्यूड देखें, ये पी वेक्टर फर्स्ट कर लेते हैं, तो इसकी मैग्नीट्यूड का एक फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि इसके जितने भी कंपोनेंट्स उनका स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया जाए तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाती है। चूंकि हमारा ये वेक्टर 3D सिस्टम में, 3 डायमेंशनल सिस्टम है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट का भी स्क्वायर होगा, वाई कोऑर्डिनेट का भी स्क्वायर होगा और जी कोऑर्डिनेट का भी स्क्वायर होगा, जो कि इससे पिछले लेक्चर में मैंने थॉरली इसको समझाया हुआ है, ठीक है। आप वहां से ये बात मेरी समझ सकते हैं। अब देखें हमें यहाँ पर इस तरह से पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये जो पी पोजीशन है इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक्स वाई बनेंगे, ठीक है।
अब यहाँ से अगर मैं इस ए पॉइंट को अगर मैं यहाँ से एस पॉइंट से ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो ये भी परपेंडिकुलर है, मतलब इस सरफेस के लिए, इस एक्सिस के लिए ये मेरा क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है मेरे पास ओ एस ए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अगर आप देखें तो ये इस तरह से, मतलब परपेंडिकुलरली हमने एक परपेंडिकुलर थ्रो किया, ठीक है, तो एक ट्राइंगल ये बन जाएगी हमारी। और अगर ए ही पॉइंट से मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर थ्रो करता हूँ इस एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ये वाला, तो ये भी एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये इस तरह से एक परपेंडिकुलर हमने थ्रो किया हुआ है, ठीक है, जो कि इस एक्सिस के लिए भी मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है ओ बी ए, ठीक है। देखे तो हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल्स आ रही हैं, एक ट्राइंगल आ रही है ओ एस ए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, और इस तरह एक और राइट ट्राइंगल है हमारे पास ओ बी ए, ओ बी ए, ठीक है। और एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन सकती है अगर मैं यहाँ से जो मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, मैं इसके पैरेलल, सॉरी जी एक्सिस है, इसके इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर थ्रो कर दूं, ठीक है, यहाँ से भी ये क्या कर दूं, परपेंडिकुलर थ्रो कर दूं, तो वो यहाँ यहाँ से आएगा, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर, यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर भी थ्रो कर दूं तो वो इसको इधर आके हिट करेगा, इस पॉइंट पे आके, ठीक है। तो ये अगर फर्ज कर लें सी पॉइंट है, ये अगर सी पॉइंट है तो ये जो मेरा डिस्टेंस होगा ओ से लेकर सी तक, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, ठीक है, ये बेस है जो एंगल के साथ बन रही है। और 90 डिग्री के सामने ये जो साइड है ये हाइपोटेन्यूज साइड बन जाएगी, इसमें 90 डिग्री के सामने ये जो साइड है हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, इसमें 90 डिग्री के सामने जो ये साइड बन रही है यही साइड, मतलब ये वाली, क्योंकि ये देखें ये 90 का एंगल हमने बनाया है, ठीक है, तो यही वाली साइड जो है हाइपोटेन्यूज, मतलब ये स्क्वायर रूट है इन तीनों ट्राइंगल्स के लिए, सॉरी ये जो मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, ये तीनों ट्राइंगल्स के लिए हाइपोटेन्यूज साइड है। इसमें जो ट्राइंगल बन रही है वो ओ सी ए बन रही है, ठीक है। तो देखें अब राइट एंगल ट्राइंगल्स में हम जानते हैं कि जो हमारे पास एक निमोनिक है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन है थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो इसमें जो हमारे पास कोसाइन ऑफ अल्फा है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, बेस साइड, अब बेस साइड ये एडजेसेंट साइड है, ठीक है, इस ट्राइंगल में ये एक्स है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ रहा है ए वेक्टर एप्स, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसको हम एल भी कहते हैं, मतलब ये एक रेशियो है जिसको हम एल नंबर से जाहिर करते हैं, तो कोसाइन ऑफ अल्फा को हम एल भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह कोसाइन ऑफ बीटा की जब हम बात करेंगे तो बेस साइड ओवर हाइपोटेन्यूज साइड, तो बेस बीटा के लिए ये बी एंगल बन रहा है, ठीक है, इसके सामने, तो ये इसकी ओ से लेकर ये जो बी पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है ये इसकी बेस है, वाई है ये, ठीक है, ये वाई बेस है ओवर हाइपोटेन्यूज साइड, ये 90 डिग्री के सामने ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये इसमें हाइपोटेन्यूज है, तो इसको हम एम नंबर से जाहिर करते हैं। इस तरह कोसाइन ऑफ गैमा जो है ये होता है बेस साइड, अब बेस साइड इसमें जी है, ये इसकी बेस है और इसमें हाइपोटेन्यूज ए वेक्टर मैग्नीट्यूड है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम एन कहते हैं। तो ये एक हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। फिर हम इससे एक और रिजल्ट भी ड्राइव कर सकते हैं, मतलब हम इससे ये इस तरह से नतीजा अखज कर सकते हैं कि जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है ये 1 के इक्वल है। और ये कैसे इक्वल है 1 के, देखें एल किसके इक्वल है, एल है कोसाइन स्क्वायर अल्फा के, या इसकी जगह हम एक्स ओवर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं वाई ओवर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर, ठीक है, और जी की जगह, सॉरी एन की जगह जी ओवर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर हम इनके वैल्यूज को इसमें दर्ज करें, ठीक है, मतलब जो देखें डी डिवाइजर में ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, मतलब न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास जो एब्सोल्यूट ए है वो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, लेकिन हम उसका स्क्वायर करें तो एब्सोल्यूट मतलब जो मैग्नीट्यूड में अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर रह जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। और ऊपर भी अगर न्यूमरेटर देखें तो इसमें भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर लिखा है, जो कि सेम एक्सप्रेशन है, जो कि आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और एक दूसरे के मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारे पास कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस इसका स्क्वायर मतलब प्लस कोसाइन ऑफ बीटा का स्क्वायर प्लस कोसाइन ऑफ गामा का स्क्वायर ये हमेशा 1 के इक्वल है। और अगर हमें कोई ये क्वेश्चन दे देता है कि अल्फा एंगल है 45, बीटा एंगल है
F45 और गामा एंगल S60 बताएं ये डायरेक्शन कोसाइन है या नहीं, तो हम इस फार्मूला में दर्ज करके बाकी ये बात वेरीफाई भी कर सकते हैं।